पाकिस्तान की तारीख का एक शख्स, एक ऐसा शख्स जिसकी ताकत ने उसके फैसलों को कानून से तेज कर दिया। एक ऐसा सियासतदान जिसको अवाम ने सराखों पर बिठाया मगर वो अपने मुखालिफिन को बर्दाश्त ना कर सका। एक ऐसा हुक्मरान जिसके दौर में मुखालिफ आवाज उठाना आहिस्ता आहिस्ता जुर्म बनता चला गया। ये कहानी है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की। और फिर एक फैसला जो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं था बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए मिसाल बन गया। मगर सवाल ये है, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो वाकई किसी कत्ल के मुजरिम थे या फिर अपनी सियासी गलतियों का नतीजा भुगत रहे थे? अगर जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे तो फिर कोर्ट ने उनके खिलाफ सबूतों और गवाहों को क्यों कबूल किया? क्या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एक सिक्योरिटी यूनिट थी या भुट्टो का पर्सनल टूल? वो कौन से ऐसे भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे जो हमेशा के लिए किताबों में जिंदा रखे गए? भुट्टो की फांसी के बाद पाकिस्तान की सियासत कैसे बदली और जनरल ज़ियाउल हक को क्या फायदा पहुंचा? क्या जनवरी 1986 में बेनजीर भुट्टो की वापसी अवाम की वापसी थी या फिर भुट्टो के नाम का सियासी तख्त? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन तमाम सवालों पर नजर डालेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे रिसर्च को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और साथ साथ नजरिए को सब्सक्राइब भी करेंगे। साल था 1928। नया साल अभी शुरू ही हुआ था। दिन था 5 जनवरी। सिंध के एक शहर लाड़काना में शाहनवाज खान भुट्टो के घर एक लड़की की पैदाइश हुई। उस लड़के का नाम रखा गया जुल्फिकार अली भुट्टो। शाहनवाज खान भुट्टो ब्रिटिश राज के दौर के एक बड़े जमींदार और सियासी शख्स थे। उनकी मेहनत और लगन की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सर का टाइटल भी दिया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें सर शाहनवाज खान भुट्टो के नाम से जाना जाता था। जुल्फिकार अली भुट्टो की वालिदा लेडी खुर्शीद बेगम असल में पहले एक हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती थी। शादी से कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पैदाइश के बाद उनके वालिद सर शाहनवाज खान भुट्टो ने फैसला किया कि उनका बेटा आला तालीम और इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करे और आगे चल के उनका ये फैसला उनके लिए बहुत अहम साबित भी हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की शुरुआती तालीम मुंबई में हुई, जो आज के मुंबई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वहां से कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, जो उस दौर के एलीट इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन में से एक था। स्कूल के बाद 1947 में भुट्टो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। सबसे पहले उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया ज्वाइन की। कुछ अरसे बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली ट्रांसफर कर ली, जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। यहां से उनकी सियासत और लीडरशिप में दिलचस्पी गहरी होती चली गई। अमेरिका के बाद भुट्टो ने अपनी तालीम का सफर यूनाइटेड किंगडम यूके में जारी रखा। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिस क्रंच कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने लॉ और पॉलिटिक्स की एडवांस स्टडीज की। उसके बाद लंदन के लिंकॉलन से उन्होंने बार लॉ कंप्लीट किया और कानूनी तौर पर एडवोकेट बन गए। इतनी आला तालीम के बाद भुट्टो पाकिस्तान वापस आए। यहाँ से उन्होंने सियासत में कदम रखा और धीरे धीरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सेंट्रल किरदार बन गए। और फिर वक्त ने दिखाया कि रफ्ता रफ्ता जुल्फिकार अली भुट्टो पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। मोहम्मद अयूब खान ने जब 1958 पर हुकूमत पर कब्जा किया तो भुट्टो को पहले कॉमर्स मिनिस्टर अपॉइंट किया गया और फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने कैबिनेट के कई ओहदे संभाले। जब उन्हें 1963 से 1966 के लिए फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने मगरबी हुकूमतों पर इंहिसार करने के बजाय चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर काम शुरू किया। 1965 की कश्मीर की जंग के बाद
जब पाकिस्तान और इंडिया ने जंग खत्म कर दी और अमन के मुआहदे पर इत्तेफाक किया तो भुट्टो ने इस मुआहदे की मुखालफत की। इसी मुखालफत के चलते हुए भुट्टो ने हुकूमत से इस्तीफा भी दे दिया था। You want to silence us by guns, silence our voices by arms. So why should we say that we are agreeing to anything? Now you decide what you like. Your decision will not be binding on us. You can decide what you like. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. दिसंबर 1967 में भुट्टो ने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी की बुनियाद रखी और रोटी कपड़ा और मकान नारा अवाम तक मकबूल किया। (1972) से 1977 तक पाकिस्तान में एक सीक्रेट और पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसका नाम था फेडरल सिक्योरिटी फोर्स यानी FSF। ये फोर्स बनाई गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो के जरिए ताकि सिविल लीडरशिप को प्रोटेक्ट किया जा सके और गवर्नमेंट और पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आसानी हो। FSF को 1972 में तब बनाया गया जब पुलिस स्ट्राइक हुई और पुलिस की रिलायबिलिटी पर सवाल उठने लगे। भुट्टो चाहते थे कि पाकिस्तान की आर्म फोर्स का सिविलियन मामलात में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसीलिए FSF को सिविलियन और पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर बनाया गया। FSF का काम था पॉलिटिकल इवेंट्स को सिक्योर करना, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सप्रेस करना, कभी-कभी अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए वायलेंस का यूज करना। इस फोर्स में पीक टाइम पर 15,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे हक नवाज खान तिवाना और बाद में चल के मसूद महमूद ने उनकी जगह ली। महमूद साहब पहले ब्रिटिश इंडियन सर्विस के ऑफिसर और लॉ ग्रेजुएट। इनका टेन्योर भुट्टो के साथ ही क्लोज था, लेकिन बाद में चल के उनका एलिगेंस जियाउल हक की तरफ शिफ्ट हो गया और उन्होंने भुट्टो के खिलाफ टेस्टिमनी भी दी जो भुट्टो की फांसी का सबब बनी। FSF के बनने की वजह और मोटिव शुरू से ही डिबेट का टॉपिक रहा है। क्रिटिसाइज करने वाले ये कहते हैं कि भुट्टो ने FSF को अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सप्रेस करने और उनमें खौफ पैदा करने के लिए बनाया। FSF शुरू से ही कई वायलेंट इंसिडेंट में मुलव्वस रही, जैसे कि नाजिर अहमद जमात इस्लामी के लीडर का कत्ल और 1973 के लियाकत बाट में शूटिंग जिसमें कई लोग मारे गए। FSF पर सवाल उठते रहे और पब्लिक क्रिटिसाइज करती रही। आखिरकार 1977 को मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जियाउल हक ने FSF को ऑफिशियली डिसबैन कर दिया। FSF का सफर भले ही 5 साल का था, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री और इम्पैक्ट और कंट्रोवर्सी इसे हमेशा याद रखेगी कि एक फोर्स बनाई गई थी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वही यूज हुई अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए। सन 1971 के बाद पाकिस्तान एक ज़हनी और सियासी शिकस्त से गुजर रहा था, जिस खलाई को जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक पुरजोश और अवामी लीडर के तौर पर भरा। उनका ये नारा रोटी, कपड़ा और मकान अवाम में बहुत मकबूल हुआ और उनकी जबान अवाम की जबान थी, उनका अंदाज इनकलाबी। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकसद फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। मगर जैसे जैसे ताकत मरकूज होती गई, वैसे वैसे तनकीद भी बढ़ती गई। 11 नवंबर 1974 को अहमद रजा खान कसूरी अपनी फैमिली के साथ एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी लाहौर के शादमान शाह जमाल राउंड अबाउट से गुजरी तो अचानक कुछ नामालूम अफराद ने एटॉमिक राइफल्स और स्टैंड गन से उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। कार के अंदर बैठे अहमद रजा कसूरी
खुश नसीबी से बच गए, लेकिन उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी गोलियां लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद अहमद रजा कसूरी खुद गाड़ी चलाते हुए अपने वालिद को लाहौर के यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल ले आए, लेकिन जख्मियों की ताब न लाते हुए रात के 2:55 पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी इंतकाल कर गए। इस वाक़ये के फौरन बाद अहमद रजा खान कसूरी ने इस हमले का इल्जाम सीधा जुल्फिकार अली भुट्टो पर लगाया। उनका यह कहना था कि उनकी सियासी दुश्मनियों की वजह से यह हादसा पेश आया। अहमद रजा खान कसूरी पाकिस्तान के मशहूर लॉयर और पॉलिटिशियन थे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के फाउंडिंग मेंबर में भी शामिल थे और 1970 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर मेंबर नेशनल असेंबली भी बने। लेकिन बाद में उनके और भुट्टो के खिलाफ इख्तलाफात बढ़ने लगे। अहमद रजा खान कसूरी ने खुलकर भुट्टो की लीडरशिप और पॉलिटिक्स पर तनकीद शुरू कर दी। उनका यह कहना था कि भुट्टो पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिशियन फ्रीडम को लिमिटेड किया जा रहा है, और वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के भी सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से वो पीपल्स पार्टी छोड़कर अपोजिशन पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। 11 नवंबर 1974 के हमले के बाद अहमद रजा खान कसूरी ने लाहौर के इशरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में उन्होंने वाज़ा तौर पर लिखा कि मुझे शक है कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स और शख्सियत को क्रिटिसाइज करता हूं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन डीएसपी और एसपी लेवल के ऑफिसर्स ने कंडक्ट की, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस ना मिल सका जो डायरेक्टली भुट्टो को इस कत्ल से जोड़ सके। इस वजह से 1 अक्टूबर 1975 को इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। मजिस्ट्रेट ने इस केस को कंसाइन टू रिकॉर्ड यानी अनट्रैक्ड करार दे दिया, यानी केस ऑफिशियली बंद हो गया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। 7 मार्च 1977 को जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी सीट्स हासिल की, लेकिन अपोजिशन ने इस रिजल्ट को गलत करार दे दिया। अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी पीएनए बनाया और मुल्क की सतह पर मैसिव प्रोटेस्ट, हड़ताल और रैलीज और स्ट्राइक शुरू हो गई। अपोजिशन की डिमांड थी नए फेयर इलेक्शंस हो, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया। अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान नेगोशिएशन चलती रही, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सियासी डेडलॉक के बाद 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ के असरात ये होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाता है, पॉलिटिशियन पार्टीज बैन कर दी जाती हैं, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स रोक दिए जाते हैं। जियाउल हक ने ऐलान किया, मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। जियाउल हक ने अपनी स्पीच में बताया कि मुल्क की पॉलिटिक्स की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुल्क की अनस्टेबिलिटी और अफरा तफरी से बचाने के लिए मार्शल लॉ लगाना बहुत जरूरी है, और ये भी कहा कि वो 90 दिन के अंदर फेयर इलेक्शन रखेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि वो इलेक्शन कभी एप्लीकेबल नहीं हो सके। मार्शल लॉ के बाद 5 जुलाई 1977 को अहमद रजा खान कसूरी का केस दोबारा खोल दिया गया, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूं, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में केस को रीओपन करना आसान नहीं होता, लेकिन मार्शल लॉ में मिलिट्री और गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होते हैं। इस दौरान कुछ ऑफिसर्स के कन्फेशनल स्टेटमेंट भी लिए गए। उन्होंने दावा किया कि ऊपर से सिग्नल मिला था। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। फिर 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी की जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। यह फैसला मिलिट्री रजामाइन के दौर में इंप्लीमेंट हुआ। इंटरनेशनल लीडर्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फैसले पर सख्त एतराज भी किया। अगर बात करें भुट्टो की, तो भुट्टो ने कभी इस कत्ल के जुर्म को कबूल नहीं किया। अपनी बेटी के नाम खत में उन्होंने लिखा, I did not kill that man. My God is aware of it. I am entirely at peace with my conscience. तख्ते दार पर ले जाते वक्त भुट्टो के आखिरी अल्फाज, Oh Lord, help me for I am innocent.
ये अल्फाज तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा है और मुख्तलिफ रिसोर्सेस में मेंशन भी किए गए हैं। अपने आखिरी दिनों में भुट्टो ने किताब में लिखा, मार्शल लॉ इज नॉट लॉ। ऐसी हुकूमत जो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करे उसको हुकूमत कहने का हक नहीं है। इस किताब में उन्होंने अपने ट्रायल को इंसाफ से महरूम करार दिया और मार्शल लॉ को इलीगल और गैर कानूनी बताया। लोग आज भी ये सवाल करते हैं कि भुट्टो अगर बेकसूर थे तो उनके खिलाफ कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को क्यों कबूल किया। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि भुट्टो का ट्रायल 1977 से 78 तक लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। इस केस का बुनियादी इल्जाम यही था कि भुट्टो ने अहमद रजा खान कसूरी के वालिद का कत्ल किया है। प्रोसिक्यूशन का केस लार्जली कुछ की विटनेस पर मबनी था। अहमद रजा खान कसूरी जिनके वालिद का मर्डर हुआ, उनकी कंप्लेन पर केस स्टार्ट हुआ। मसूद महमूद एफएसएफ के सीनियर लीडर जिनका भी हमने जिक्र भी किया था, उन्होंने भुट्टो को कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व बताया। एफएसएफ ऑफिसर्स और कुछ कन्फेशनल विटनेस जिनकी गवाही कोर्ट ने एक्सेप्ट की और कन्फेशंस को एविडेंस का हिस्सा बनाया। कोर्ट ने इन गवाहों को क्रेडिबल समझा और कंक्लूड किया। कोर्ट ने यह देखा कि भुट्टो और कसूरी फैमिली के दरमियान पुराने तनाजात और सियासी दुश्मनी मौजूद थी। अदालत के मुताबिक ये दुश्मनी मोटिव को एस्टैब्लिश करती थी जो किसी भी कत्ल के केस में बुनियादी अहमियत रखती है। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि भुट्टो के पास पर्सनल और पॉलिटिशियन मोटिव है। कसूरी फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सियासी नहीं बल्कि शख्सियत और पावर क्लैश का नतीजा है। इस मोटिव को प्रोसिक्यूशन ने कॉन्स्पिरेसी का बुनियादी पॉइंट बताया। प्रोसिक्यूशन ने कुछ एफएसएफ के ऑफिसर्स को गवाहों और अप्रूवर्स के तौर पर पेश किया। इन गवाहों ने बताया कि हमें ऊपर से सिग्नल मिला था। कोर्ट ने इन गवाहों को क्रेडिबल समझा और इनकी गवाही को एक्सेप्ट किया। कोर्ट का रीजनिंग ये था कि पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ के मुताबिक अगर कोई अप्रूवर या अक्यूज वॉलंटरली केस की गवाही दे और वो गवाही केस के फैक्ट से मैच करती हो तो उसे कोर्ट एविडेंस के तौर पर एडमिट कर सकता है। प्रोसिक्यूशन ने केस को डायरेक्ट शूटिंग नहीं बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तौर पर फ्रेम किया। कोर्ट ने यह माना कि भले ही भुट्टो ने खुद ट्रिगर नहीं दबाया लेकिन उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने स्टेट मशीनरी यूज की और अपने सब ऑर्डिनेट्स के जरिए प्लान बनवाया। इस बुनियाद पर अदालत ने यह तस्लीम किया कि डायरेक्ट एविडेंस ना होना कॉन्स्पिरेसी केस को कमजोर नहीं करता। कॉन्स्पिरेसी अक्सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव होती है। कोर्ट ने मोटिव, एलिड इंस्ट्रक्शन और एफएसएफ कनेक्शन को चेन ऑफ इवेंट के तौर पर देखा। चलिए अब जानते हैं आज की अदालत और सरकार अचानक इस फैसले पर क्या कह रही है। यहाँ पे ये बात भी याद रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक ऐसा फैसला सुनाया जो सवालात भी पैदा करता है और हैरानी भी। अदालत ने अचानक ये कह दिया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके ट्रायल के दौरान फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। ये राय उसी केस के हवाले से दी गई जिसमें भुट्टो को सजा हुई, फिर मुकदमा चला, फिर फांसी दी गई। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबर ने दिया जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कर रहे थे। अदालत ने ये ओपिनियन 2011 के प्रेसिडेंटल रेफरेंस पर दिया, यानी एक ऐसी दरखास्त जो बरसों से दबी हुई थी लेकिन अचानक ज़मीर जागने का सबब बन गई। अदालत ने यह भी माना कि यह ट्रायल जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ जब अदालती आज़ादी पर सवाल उठते थे। यानी फैसला गलत था मगर फैसला बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि भुट्टो को फांसी भी दे दी गई और इसे सिर्फ कानूनी रिकॉर्ड अफसोस का हिस्सा बना दिया। अगर इंसाफ वक्त पर ना मिले तो सिर्फ अल्फाज रह जाते हैं और फैसले और कहानियां। बास मौर्रकीन के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना सिर्फ एक राय है, इंसाफ नहीं। भुट्टो को फांसी हो चुकी है और अब ये कह देना हाँ ये फैसला गलत था सिर्फ तारीख का बोझ हल्का करने की कोशिश लगती है। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया दौर नजर आया। एक ऐसा दौर जब डेमोक्रेसी मजबूत नहीं थी और सिविलियन सियासत कमजोर नजर आई। मुख्तलिफ मौर्रकीन के मुताबिक भुट्टो की फांसी के बाद
जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ मजीद सख्त कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदियां, मीडिया पर कैंसरशिप और पब्लिक गैदरिंग पर रोकथाम लगा दी गई। स्टेट की कंट्रोल और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि आम आवाम की आवाज दब गई। कुछ तजदिया निगारों के मुताबिक जियाउल हक का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो वीकेंड पार्टी सिस्टम को उठाकर एक लंबा और पावरफुल सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकें। पीपीपी की लीडरशिप या तो जेल में थी या एग्जाइल में और बाकी लीडर्स तैयार नहीं थे। इस पॉलिटिकल वैक्यूम का सीधा नतीजा ये निकला कि अपोजिशन ऑर्गेनाइज तौर पर जियाउल हक के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। भुट्टो की फांसी और उनके पहले के फैसलों के मुताबिक इंस्टीट्यूशन और रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी। जियाउल हक ने इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपनी अथॉरिटी मजबूत की, सिविलियन कवर हासिल की और डेमोक्रेसी को कंट्रोल में रखा। इस दौर के मुताबिक आम सियासत और पार्टी पॉलिटिक्स का बहुत नुकसान हुआ। पीपीपी का स्ट्रक्चर लीडर सेंट्रिक था, जिसकी वजह से भुट्टो के बाद पार्टी भी डिसऑर्गेनाइज हो गई। जियाउल हक के लिए ये बहुत बड़ा फायदा था, एक कमजोर अपोजिशन और सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर। 1979 से 1986 तक पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटरशिप का तजुर्बा नहीं किया, बल्कि सिविलियन पॉलिटिक्स फेलियर और लीडरशिप वैक्यूम का भी सबूत देखा। जनरल जियाउल हक ने उस दौर में मुल्क पर अपनी लंबी हुकूमत एस्टैब्लिश कर ली थी। वालिद की फांसी के बाद बेनजीर भुट्टो ने मुल्क छोड़ दिया और बाहर रहकर एक पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल नैरेटिव बनना शुरू किया। लंदन, यूरोप, अमेरिका, हर तरफ पाकिस्तान को एक ऑपरेस स्टेट के तौर पर प्रेजेंट किया। मार्शल लॉ को टारगेट किया गया, फौज को ब्लेम किया गया, मगर सवाल ये था कि ये सब सिर्फ जमहूरियत के लिए था या फिर भुट्टो के नाम की सियासत को जिंदा रखने के लिए। 1980 के दौर में जब पाकिस्तान एक मुश्किल इंटरनेशनल फेज से गुजर रहा था, अफगान वॉर, सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटरनल स्टेबिलिटी, तो बेनजीर भुट्टो बाहर रहकर प्रेशर बढ़ाती रही। तो 1985 में जनरल जियाउल हक ने नॉन पार्टी इलेक्शन करवाए। मकसद ये था मुल्क को एक कंट्रोल पॉलिटिक्स सिस्टम की तरफ ले जाना, लेकिन भुट्टो का नैरेटिव फिर से एक्टिव हो गया। 1986 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई। इस वापसी को अवाम की आवाज कहा गया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का नजरिया मुख्तलिफ था। ये वापसी सिर्फ अवाम की डिमांड नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर, मीडिया सैरिटी और भुट्टो के ब्रांड का सियासी तख्त का नतीजा। रिलीज में नारों की गूंज थी, मगर स्टेट के लिए यह सवाल बरकरार रहा, क्या मुल्क को दोबारा उसी पॉलिटिक्स की तरफ धकेला जा रहा है जहां इंस्टीट्यूशन कमजोर और पर्सनालिटीज ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। भुट्टो की फैमिली के लिए सियासत विरासत थी, मगर स्टेट के लिए ये एक जिम्मेदारी। यही वजह है कि भुट्टो की वापसी सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि स्टेट और डायनेस्टी पॉलिटिक्स के दरमियान एक खामोश टकराव थी। और फिर बेनजीर भुट्टो का दौर आया और आगे चल के बेनजीर भुट्टो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बनी। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक जलसे के बाद बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। हमें दलेर लोगों की जरूरत है, जो हक के रास्ते पर चलेंगे, जो हक के रास्ते पर चलेंगे, जो इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे, जो सच के रास्ते पर चलेंगे, जो जेल से नहीं घबराएंगे, जो टॉर्चर से नहीं घबराएंगे, जो मौत से नहीं घबराएंगे, मगर कहेंगे हम बहादुर हैं, लड़ो अगर आप लड़ सकते। ये एक डिटेल टॉपिक है, इस पर नजरिया फिर से नजर डालेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी और वीडियोस भी आप इसी तरह देखते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। शुक्रिया।